हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आपको विदित है, हम रोज़ मुलाकात करते हैं राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूँ तो आपको पता होगा, राजस्थान जाना जाता है अपने इतिहास के लिए। ऐतिहासिक इतिहास यहाँ का रहा है और राजस्थान अपने इतिहास के गर्भ में ही अनेक सारी सभ्यताओं को भी समेटे हुए है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से अनेक सभ्यताएं भी प्राप्त हुई हैं, अर्थात अनेक सभ्यताओं के साक्ष्य हमें राजस्थान से मिले। इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार हमसे इस सभ्यता से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता एक प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यता रही है। तो कई ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं जो उस काल के दौरान के घटनाओं के बारे में हमें बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता वर्तमान कहाँ है। तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात हमने की है। अगर हम चर्चा करें, हनुमानगढ़ जिला जो आता है वह राजस्थान में सर्वाधिक उत्तर में आपको दिख रहा होगा। और सर्वाधिक उत्तर की बात हम अगर करें, बिल्कुल ये गंगानगर के पास में स्थित हनुमानगढ़ जिला आता है और इसी हनुमानगढ़ से हमें यह सभ्यता प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक नदी बहती है और यूं कह दूं बहती थी, जिसका नाम आता है सरस्वती नदी। प्राचीन काल में इसे कहा जाता था और वर्तमान समय में इसे हम घग्गर नदी कहते हैं। वर्षा काल के दौरान हमें इसमें पानी देखने को भी मिलता है। तो इसी नदी के बाएं तट से यह सभ्यता वर्तमान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि लोकेशन कई बार सीधे तौर पर एक तरफ सभ्यता और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देगा। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। अब इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा, इसको लेकर भी एक बात प्रचलित है, क्योंकि कालीबंगा जो है वह एक्चुअल में सिंधी भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग जो होता है, इसका अर्थ जो होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग के बेंगल्स। इसीलिए यहाँ से मिल जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कालीबंगा। अब हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानकारी जो प्रदान की गई थी वह किसके द्वारा प्रदान की गई थी, साथ ही साथ यहाँ अगर हम बात करें इसकी खोज किसके द्वारा की गई और इसका एक्सकेवेशन या उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी का नाम आपने सुना होगा, जो मूल रूप से इटली के निवासी थे ये, और भारत में रासो साहित्य पर शोध करने के लिए आए थे। बीकानेर से गहरा लगाव एलपी टेसीटोरी का रहा है और इन्हीं एलपी टेसीटोरी महोदय के द्वारा सबसे पहले इस बात की सूचना दी गई थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, यह इन्होंने बताया था। लेकिन अभी खोज नहीं हुई है। खोज यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता के बाद, अगर हम भारत में किसी भी पहले ऐसे स्थान की खोज की बात करें या उत्खनन की बात करें, तो वह इसी सभ्यता का किया गया था। 1952 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, पुरातत्ववेता रहे हैं, इनके द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। साथ ही साथ इसके एक्सकेवेशन या खुदाई की बात हम अगर करें, जो भी साक्ष्य यहाँ से हमें मिले, एविडेंस जो हमें यहाँ से मिले, उनके उत्खनन का कार्य अमलानंद घोष के बाद में यहाँ पर ब्रिजवासी लाल, जिन्हें हम बीबी लाल कहते हैं, बालकृष्ण थापर, जिन्हें हम बीके थापर के नाम से जानते हैं, और जेवी जोशी, इनके द्वारा उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमसे
क्वेश्चन अवश्य ही कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूं, इसी सभ्यता से रिलेटेड और महत्वपूर्ण बातों की अगर हम चर्चा करेंगे तो कालीबंगा के जो सभ्यता के मकान हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर जो मकान बने हुए थे उनकी हम अगर चर्चा करें तो इन मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता आती है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस हड़प्पा सभ्यता में जो मकान अमूमन हमें देखने को मिले वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो मकान बने हुए थे वे कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसीलिए इसे कह दिया गया दीनहीन की बस्ती। इसे दीनहीन की बस्ती इसीलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ के मकान जो थे वो कच्चे थे। साथ ही दशरथ शर्मा की जो पुस्तक आती है राजस्थान थ्रू द एजेस, इस पुस्तक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तो जॉइंट कैपिटल अर्थात जुड़वा राजधानियां बताया गया, और इसी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है, थर्ड कैपिटल जो है, वह कालीबंगा को बताया गया है। किसने? राजस्थान थ्रू द एजेस पुस्तक में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा स्थल को इसी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो यह भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता है तो अवश्य ही यह एक शहरी सभ्यता होगी, अर्थात यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन होने के कारण हम कह सकते हैं बिल्कुल यह एक नगरीकृत सभ्यता है, अर्बनाइज्ड है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक मैट्रियार्क सोसाइटी थी तो यह भी अवश्य ही मात्र सत्तात्मक होगी। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, वही हड़प्पा सभ्यता, तो यह भी एक कांस्य युगीन सभ्यता आती है। अगर हम बात करेंगे क्योंकि हड़प्पा के समकालीन है तो हड़प्पा में भी जो व्यापार हुआ करता था वहाँ बार्टर सिस्टम था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना, वस्तु के बदले वस्तु। वहाँ पर व्यापार में सील या मोहर का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक ऐसा ही हमें कालीबंगा में ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। जो मुद्रा या सील हुआ करती थी या मोहर जो हुआ करती थी उनका निर्माण से हम कह सकते हैं जो सेल खड़ी होती है, अर्थात मैं यूँ कह दूँ कि मिट्टी की बात हम अगर करें उनसे इन मोहरों का निर्माण किया जाता था। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अगर व्यापार वस्तु विनिमय से हो रहा है तो इन मोहरों का ये क्या किया करते थे? तो जो भी मुद्रा यहाँ पर जिनका निर्माण सेल खड़ी से होता था उनका ये प्रयोग केवल सील या मोहर के रूप में ही किया करते थे, व्यापार में इसका उपयोग नहीं होता था। हम यूं कह रहे हैं ये इसको केवल और केवल सील के रूप में ही प्रयोग लिया करते थे। कई बार हमसे स्टेटमेंट में इनके आकार को लेकर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये जो सील या मोहर हमें यहाँ से मिली या मुद्राएं हमें यहाँ से मिली है, ये गोल, चौकोर और बेलनाकार, विशेष तौर से मैं यूं कहना चाहूँगा कि कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहीं बेलनाकार तंदूर का भी प्रयोग किया जाता था, उसका साक्ष्य भी यहीं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं और जो इस सभ्यता के एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान हमें साक्ष्य मिले उनकी बात हम अगर करें तो मैंने कहा बेलनाकार मोहर अर्थात बेलनाकार तंदूर भी यहाँ से मिला है। अब जब इंडस वैली की बात आती है तो क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन था, एक शहरी सभ्यता थी, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर प्रेजेंट था, गंदे जल के निकास के लिए नालियाँ वहाँ पर बनी हुई थी और इसी कड़ी में यहाँ कालीबंगा में भी हमें यह ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ के जल निकास प्रणाली की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता आती है और वो ये आती है कि यहाँ जो नालियाँ बनी हुई थी उनमें लकड़ी का प्रयोग किया गया था, अर्थात लकड़ी की नालियाँ यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। वुडन ड्रेन्स की बात हम अगर करें, आप कहेंगे सर लकड़ी की नालियाँ कैसे बनाते थे?
मान लीजिए कोई भी पेड़ है, उसके तने की बात हम अगर करें तो इसके तने को अंदर से क्या कर लिया जाता था, खोखला कर दिया जाता था, और इस प्रकार इनको आपस में जोड़ करके इसका प्रयोग ये नाली के रूप में करते थे। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो वैसे समूचे लगभग जो भी साइट्स अपने को मिले हड़प्पा काल के दौरान की, वहाँ पर यह मिलता है, लेकिन लकड़ी की नालियाँ जो बनी हुई थी वह केवल हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होती हैं। यह बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही साथ यहाँ के उस काल के लोग जो थे, क्योंकि मंदिर निर्माण के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जो कुछ भी उन्हें दिखाई देता था वे लोग उसकी पूजा किया करते थे। जैसे जल पूजा की बात हम अगर करें, वृक्ष पूजा की बात हम अगर करें, साथ ही साथ पर्वत पूजा और स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक का सिंबल इसी इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही देन है। इसी काल में हमें यह सबसे पहले देखने को मिला, तो उसकी पूजा के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ अपने को अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिका मतलब हो सकता है हम इसे हवन कुंड भी कह सकते हैं। हवन करेंगे आदि गाना भी आपने सुना होगा, मतलब अपने यहाँ पर घरों में भी हवन करवाए ही जाते हैं वर्तमान में भी। तो जो अग्नि वेदिका जहाँ पर यज्ञ आयोजन करता और साथ ही साथ यज्ञ जो करवाने वाले पंडित जी होते हैं वो बैठते हैं, उस स्थल के लिए अग्नि वेदी बनाई जाती है यज्ञ करने के लिए। तो लगभग 7 अग्नि वेदिकाएं हमें यहाँ से मिली हैं, हवन कुंड हमें यहाँ से मिले हैं। इसका मतलब ये लोग अग्नि पूजा भी किया करते थे। साथ ही साथ क्योंकि मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था, मैंने आपको बता ही दिया, जो भी इनको सामने दिखाई देता था उसी की पूजा ये लोग करते थे। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, आज की तरह इनके पास संचार के साधन इतने नहीं थे और टीवी वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए यह लोग पासे का खेल खेला करते थे। इस काल का सबसे प्रमुख खेल हुआ करता था। भोजन की भी बात कर लेते हैं। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रकार के थे, अर्थात हमें यहाँ से जो फूड के बारे में जानकारी मिलती है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही प्रकार के भोजन यह लोग किया करते थे। अब क्योंकि नदी के किनारे हमने बात की है सरस्वती, या फिर जिसे हम घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं, इसके किनारे से ये सभ्यता मिली है, तो यहाँ से हमें जूते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जूते हुए खेत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने को यहाँ से प्लफिंग फील्ड मिले हैं और एक फसल की बुआई यहाँ पर इस प्रकार से और दूसरी फसल की बुआई इस प्रकार से। जैसे हमारे वर्तमान समय में भी राजस्थान में जब हम देखते हैं चने के साथ सरसों की बुआई कर दी जाती है, 2 फसलें एक साथ हो रही हैं। ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ से भी ये साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है कि 2 फसलों की 2 क्रॉप्स एक साथ यहाँ पर प्लफ किए जाते थे, उनकी खेती की जाती थी। मैंने ये कहा क्योंकि यहाँ से अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदी अर्थात हवन कुंड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 7 हवन कुंड हमें जो विकसित हड़प्पा काल का स्थल यहाँ जो आता है वहाँ से मिला है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये क्या लोग सर्जन थे? ये ऐसा एविडेंस हमें कुछ मिला होगा। एक खोपड़ी हमें यहाँ से मिली और इस स्कल की बात हम अगर करें, इसमें छेद किए हुए थे, जिससे हमें यह अनुमान लगाते हैं, हमें यह अनुमान कि हो सकता है किसी ने डॉक्टर साहब बनने की कोशिश की होगी। याद रख लेना, शल्य चिकित्सा के प्रमाण अर्थात छिद्रित खोपड़ी हमें यहाँ से मिली है और उसी को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ जरूर ही शल्य चिकित्सा रही होगी। खुदाई के दौरान एक मकान की दीवार जो थी उसमें दरार हमें देखने को मिली, क्योंकि अलग अलग मत इस सभ्यता के नष्ट होने के आते हैं, लेकिन एक मत यह भी है कि इस सभ्यता का अंत भूकंप आने से हुआ, कुछ कहते हैं सूखा पड़ जाने से हो गया, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ बाढ़ आ गई थी जिसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर एक दीवार जो थी उसमें दरार थी,
जिससे विद्वानों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर भूकंप आते रहे होंगे या फिर भूकंप के कारण ही सभ्यता का अंत हुआ होगा। अब इस काल की जो महिलाएं हैं वह अपने श्रृंगार करने के लिए या फिर अपने आप को, ऐसा नहीं पुरुष भी देखते थे, तो जो तांबा है इसी को एक साइड से इन्होंने कुछ इस प्रकार से किया, मतलब तैयार किया ताकि ये मिरर के रूप में काम करे। तो इसी तांबे के दर्पण का प्रयोग यह लोग किया करते थे। और तांबे के दर्पण के साथ साथ ये हाथी दांत के बने कंघे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हाथी दांत के कंघे अर्थात बाल वाल बनाने के लिए लोग काम में लेते होंगे। साथ ही साथ तांबे का पिन जो महिलाओं के द्वारा हो सकता अपने बालों में उनको बांधने के लिए उसका प्रयोग किया जाता रहा होगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण बात है, तांबे का दर्पण, तांबे के पिन और हाथी दांत का कंघा। इसके साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले। और ये कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता थी या फिर हड़प्पा सभ्यता थी, उसका एकमात्र ऐसा शहर था जहां पर फर्श जो मकान का बना हुआ था उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, अर्थात डिजाइन वाले वृक्ष जो आते हैं, ऑर्नेट वृक्ष की बात हम अगर करें, उसका प्रयोग यहाँ के जनता के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा अपने घरों में किया जाता था। क्योंकि मैंने ये कहा है कि यह हड़प्पा के काल की ही सभ्यता आती है और हड़प्पा में हमने देखा कि यहाँ पर जो मकान है वो कच्ची ईंटों के हैं, जबकि लगभग जगह पक्की ईंटों के बने हुए थे, लेकिन फर्श में हमने बात की अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ किया गया था। और मैंने ये कहा था थोड़ी ही देर पहले कि बेलनाकार आकार के मोहर भी हमें यहाँ से मिली है, मुद्रा भी हमें यहाँ से मिली है, और ठीक इसी आकार का तंदूर का साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भी इस क्षेत्र में, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, इन बेलनाकार तंदूरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार की बात हम अगर करें तो 3 विधियां यहाँ पर थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण जिसके तहत शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और अवशेषों को दफना दिया जाता था, और दाह संस्कार। तीनों ही विधियां अपने को अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार की देखने को मिलती हैं। यहाँ से जो शवों को दफनाया जाता था तो जो कब्र हुआ करती थी वह अंडाकार या फिर चिरायु आकार की कब्र हमें यहाँ से देखने को मिलती है। एक और सबसे जरूरी बात वह ये आती है कि यहाँ पर जोड़ों के रूप में भी दफनाया जाता था। मान लीजिए 2 को एक साथ चले गए तो उनको एक साथ ही दफना दिया। युगल समाधान की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर हम चर्चा करेंगे, कपल स्लटर की बात की जाए, युगल समाधान की बात की जाए, तो उसका एविडेंस भी हमें इस सभ्यता से देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी संख्या में बर्तन, साथ ही साथ मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इन बर्तनों और मोहरों पर सेंधव लिपि जो थी वह अंकित की हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम प्रोटोहिस्टोरिक एज में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर स्क्रिप्ट तो है, लिपि तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, इन संकेतों को हम समझ नहीं पाए। तो ऐसा ही यहाँ के बर्तनों और मोहरों पर भी हमें देखने को मिला। इनके ऊपर भी ये आपके लिपि अंकित थी, सेंधव लिपि, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। जो मुद्राएं मिली हैं इनके ऊपर मानव आकृतियां, इसके अलावा कुत्ता, भेड़िया, चूहा आदि की प्रतिमाएं, अर्थात साथ ही साथ मैं हाथी भी लिख सकता हूं, इसकी प्रतिमा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो नगर था वह 2 भागों में, क्योंकि लगभग जगह हमें पश्चिमी और पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। एक भाग जिसे हम दुर्ग टीला कहते थे और दूसरा जिसे नगर टीला कहा जाता था, आम जनता के निवास स्थान के लिए था। ये जो दोनों भाग शहर के थे, दोनों के चारों तरफ ही रक्षा प्राचीर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यह भी इम्पोर्टेंट पार्ट, अर्थात एग्जाम के दृष्टिकोण से हमसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात को अगर चर्चा की जाएगी, मैंने ये कहा क्योंकि पूर्व हड़प्पा कालीन साक्ष्य भी यहाँ पर हमें मिले, और पूर्व हड़प्पा कालीन दौरान ही जो पश्चिमी टीला था उसे कालीबंगा फर्स्ट नाम दिया गया है, अर्थात कालीबंगा प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है।
और क्योंकि मैंने थोड़ी ही देर पहले कहा अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, बीबीलाल बीके थापर इसके उत्खनन करता थे। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो स्थान इस सभ्यता की खोज की बात हम अगर करें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया जाने वाला ऐसा प्रथम स्थल जो है वह कालीबंगा ही है। और यहाँ से जो भी साक्ष्य या एविडेंस हमें मिले, जो भी प्रमाण हमें यहाँ से एक्सकेवेशन के दौरान या खुदाई के दौरान मिले हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 1983 ईस्वी में यहाँ पर एक म्यूजियम की भी स्थापना की गई है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो कालीबंगा सभ्यता से हमें एविडेंस मिले हैं वह हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। उम्मीद रखता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस सेशन का PDF प्राप्त करना है तो हमारे साथ आज ही जुड़ जाएंगे आप लोग स्टडी IQRS टेलीग्राम ग्रुप पर, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप कंप्लीट PCS के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, RPC के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर राजस्थान से रिलेटेड कोई भी कोर्स के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो प्रवीण 33 कोड लगा करके स्टडी IQ एप्लीकेशन पर आज ही आप कोर्स लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।